हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां एसएस टज़ू चैंगमिंग फेरीलैंड की लाइफ पावर का इस्तेमाल करने के बावजूद भी स्नो वैल्यू को दोबारा से जिंदा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि स्नो वैल्यू की बॉडी को दोबारा से जिंदा होने के लिए इससे भी ज्यादा लाइफ पावर की जरूरत थी। इसी भी किंग वांग वहाँ पे एसएस टज़ू के पास आते हुए उन्हें वहाँ पे बताता है कि असल में चैंगमिंग फेरीलैंड की सारी खास और स्पिरिचुअल क्रासेस को होंगचन, जो कि शेंगवांग सेट के लिए काम करता है, वो उन सारी स्पिरिचुअल क्रासेस को अपने ज़ेंग पवेलियन हाउस में ले जा चुका है। अब किंग वांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएस टज़ू भी वहाँ पे हो देर ना करते हुए होंगचन के पवेलियन हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां पे शेंगवांग सेट के एलजीतू भी आया हुआ था। पर एसएस टज़ू उन्हें वहां पे इग्नोर करते हुए वहां पे मौजूद सारी स्पिरिचुअल क्रासेस का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से स्नो वैल्यू को जिंदा करने की कोशिश करने लगे थे, जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। पर इस बीच बेचारा होंगचन वहां पे मारा जा चुका था, जो देखकर एलजीतू वहां पे बहुत ही चालाकी के साथ आगे बढ़ते हुए एसएस टज़ू को अपने सेट को ज्वाइन करने की ऑफर देता है। लेकिन एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एसएस टज़ू ने वहां पे अपने सिर पूरा प्रेशर से ही उसे उड़ाते हुए वहां से दूर फेंक दिया था, और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शेंगवांग सेट के आउटर हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां पे दो डिसेबल्स आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि मैंने सुना है एलजीतू चैंगमिंग फेरीलैंड में गए हुए हैं किसी बहुत ही ज्यादा खास टायर को लाने के लिए, जिसका मतलब है कि एलजीतू एक बार फिर से बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं, क्योंकि जब जब वो चैंगमिंग फेरीलैंड से वापस लौटते हैं तो वो अपने साथ काफी सारी पावरफुल ग्रासेस को लेकर आते हैं, जिन्हें यहाँ पे बेचकर वो उनसे काफी मोटा पैसा कमा लेते हैं। अपने साथी की ये बात सुनकर एक फीमेल डिसेबल वहाँ पे उससे कहती है, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो एलजीतू के तो मजे ही मजे हैं, काश हम लोग भी चैंगमिंग फेरीलैंड में जा पाते। पर अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक ही उन्हें वहाँ पे किसी के आने का एहसास होता है, और जब वो दोनों पलट कर वहाँ पे उस तरफ देखते हैं तो एलजीतू वहाँ पे टूटते हुए सितारे की तरह आकर लैंड होते हैं, वो भी सीधा एक पेड़ के ऊपर, जिसके साथ ही वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया था। जबकि हम देखते हैं कि बेचारे एलजीतू की हालत तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। हालांकि एसएस टज़ू ने उसे अपने सिर और प्रेशर से दूर फेंका था, अगर वो गलती से टच कर देते तो ये तो नए 3 एलिमेंट्स के यूनिवर्स से ही बाहर जाके गिरता। वहीं एलजीतू की ऐसी हालत देखकर वो डिसेबल वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछते हैं, एलजीतू आखिर आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? आप आज ही तो चैंगमिंग फेरीलैंड के लिए निकले थे और आप आज की आज ही वापस आ गए, लेकिन आप यहाँ पे पहुंचे कैसे हैं? उस फीमेल डिसेबल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसकी साथी वहाँ पे उससे कहती है कि हाँ, ये सवाल तुमने बिल्कुल सही पूछा, मुझे भी यहाँ पे कोई स्पेसशिप दिखाई नहीं दे रही, तो फिर एलजीतू यहाँ तक पहुंचे कैसे होंगे? अपनी साथी डिसेबल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो पहले वाली डिसेबल वहाँ पे कुछ सोचते हुए उससे कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एलजीतू यहाँ पे डायरेक्ट उड़ते हुए पहुंचे हैं। अब उन दोनों की ये बक बक सुनकर एलजीतू को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो जल्दी से खुद को संभाल कर पेड़ के नीचे आते हुए उन दोनों से कहता है, क्या तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगी? क्या तुम दोनों नहीं जानती कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मैं तुम्हारा एल्डर हूँ और अपने एल्डर्स के साथ तमीज से बात करना सीखो। इस बार तो मैं तुम दोनों की गलती को माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बात से ध्यान रखना, क्योंकि मैं किसी को दूसरा मौका नहीं देता। और ये कहकर एलजीतू अचानक ही वहाँ पे अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करके बेचारी उन दोनों लड़कियों को डराते हुए वहाँ से जाने लगा था। वहीं एलजीतू की ऑरा को महसूस करके वो दोनों लड़कियां भी जल्दी से वहाँ पे एलजीतू के सामने झुककर माफी मांगते हुए कहती हैं, एलजीतू प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, हमसे गलती हो गई। जिसपे एलजीतू भी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उन दोनों से कहता है कि अगली बार मेरे बारे में कुछ भी बात करने से पहले सोच लेना कि आखिर मैं हूँ क्या चीज है। अगर मैं चैंगमिंग फेरीलैंड में जा पाता हूँ तो उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, और वो है मेरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना। क्या तुम लोग नहीं जानते कि शेंगवांग सेट का अगला फेस मैं ही बनने वाला हूँ, और तुम दोनों होके तुम दोनों यहाँ पे मेरे खिलाफ बातें करने की कोशिश कर रही हो। मेरे खिलाफ बातें करने का मतलब है कि शेंगवांग सेट के खिलाफ बातें करना। और ये कहकर एलजीतू वहाँ पे एसएस टज़ू को याद करते हुए अपने मन में कहता है, ज़ू यंग देखना मैं कैसे तुम्हें अपने सेट लीडर के हाथों से मरवाता हूँ। और ये कहते हुए जीतू सीधा वहाँ पे अपने शेंगवांग सेट के मेन हॉल के अंदर आ चुका था, जहाँ आते साथ ही वो अपने सेट लीडर के सामने गिड़गिड़ा कर रोते हुए कहता है, अब आपको ही मेरे बिहाफ पे बदला लेना होगा, क्योंकि उस पर्सन ने न सिर्फ हमारी शेंगवांग सेट के चेले होंगचन को खत्म कर दिया, बल्कि उसी के साथ साथ वहाँ पे मेरी आंखों के सामने ही हमारी शेंगवांग सेट का बहुत बड़ा नुकसान भी करवा दिया। इवन होंगचन जो कि चैंगमिंग फेरीलैंड के अंदर रहते हुए पिछले न जाने कितने ही सालों से वहाँ पे मौजूद हमारे लिए ग्रासेस को कलेक्ट कर रहा था, उन्हें भी उस पर्सन ने वहाँ पे छीन लिया, और अब चैंगमिंग फेरीलैंड में हमारे लिए कोई एक सिंगल ग्रास भी नहीं बची जिसका इस्तेमाल हम अपने शेंगवांग सेट के लिए कर सकते हैं। अब एलजीतू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सेट लीडर सन युआन को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो जल्दी से अपनी जगह पे खड़े होकर एलजीतू से सवाल करते हुए पूछते हैं, तो फिर अब आखिर चैंगमिंग फेरीलैंड में बचा क्या है? जिसपे एलजीतू वहाँ पे और भी ज्यादा उदास होकर जवाब देते हुए कहता है कि अब बस वहाँ पे मामूली ग्रास ही बची है, जिसका हमारे शेंगवांग सेट को कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं होता तो आप उस ग्रास को खुद से ही चेक कर लीजिए। और ये कहकर एलजीतू अपने पास से ग्रास के एक पत्ते को बाहर निकाल कर उसे सीधा वहाँ पे अपने सेट लीडर की तरफ आगे बढ़ा देता है, और अपने सेट लीडर को वहाँ पे और ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए कहता है, सेट लीडर चैंगमिंग फेरीलैंड हमारे शेंगवांग सेट के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल लैंड था, और आज हमारे शेंगवांग सेट जिस भी मुकाम पे है उसके पीछे की वजह भी कहीं न कहीं चैंगमिंग फेरीलैंड ही है, जो कि अब
हमारे हाथों से छीना जा चुका है। अब एलिजीतो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सेक्लिडा का गुस्सा भी वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और वो जल्दी से वहाँ पे एलिजीतो को आदेश देते हुए कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम यहाँ पे खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से अपनी आर्मी को ले जाकर उस पर्सन को अभी के अभी खत्म कर दो। अब सेक्लिडा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एलिजीतो के फेस के ऊपर भी एक टेबल स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो सेक्लिडा के मुंह से यही तो सुनना चाहता था। और इसी के साथ एलिजीतो वहाँ पे एसेस्टाजू को याद करते हुए कहता है, बस अपनी मौत का थोड़ा सा और इंतजार करो, बहुत जल्द मैं तुमसे अपना बदला लेने के लिए आने वाला हूँ। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि एलिजीतो की भेजी हुई ग्रास वहाँ पे सेक्लिडा के हाथों में पहुंच जाती है, जहाँ जैसे ही वो सेक्लिडा के हाथों में आती है तो उसने अचानक ही वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ चमकना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो खुद वहाँ पे सेक्लिडा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। और देखते ही देखते वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा रोशनी फैल जाती है, जिसके साथ ही सेक्लिडा वहाँ पे उस ग्रास के पत्ते को पूरी तरह से महसूस कर पा रहा था। जब वो एक पौधा था और उसी से ये पत्ता लिया गया था, लेकिन पौधा होने से पहले वो एक छोटी सी ग्रास के रूप में मौजूद था और उससे भी पहले वो बस एक बीज था। समय के साथ साथ दुनिया बदलती रही और हजारों लाखों साल गुजरते चले गए। इसी बीच लाइफ भी पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी, क्योंकि यूनिवर्स काफी बार बड़ी बड़ी तबाहियों को झेल चुका था, वो भी इंटरनिटी लेवल की। असल में ये सब उस ग्रास का ओरिजिन था, जिसे छूते ही सेक्लिडा वहाँ पे देख पा रहा था और इसी चीज ने सेक्लिडा को वहाँ पे अंदर से बुरी तरह से हिला दिया था। और जैसे ही उसे वहाँ पे सबके बारे में एहसास होता है तो सेक्लिडा की खुशी को तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि न जाने पिछले कितने हजारों सालों से उसका ब्रेक थ्रू अटका हुआ था। पर आज उस मामूली से ग्रास के ओरिजिन को जानकर ही उसे वहाँ पे पता चल चुका था कि उसे कहाँ पे गलती हो रही थी। इसलिए वो वहाँ पे खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहता है, फाइनली मुझे समझ आ गया, मैं इमोर्टल हेवन पावर को समझ गया। और सेक्लिडा कैसा कहती हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि बेचारा एलिजीतो भी अपने घुटनों पे आ चुका था, जो देखकर तो बेचारे एलिजीतो को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो हैरान होते हुए कहता है कि ये बुड्ढा तो पिछले 10,000 सालों से लगातार ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये तो एक ही लेवल पे अटका हुआ था, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो अचानक से इसका कल्टीवेशन लेवल इस तरह से इतना जल्दी आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि फाइनली ये बुड्ढा 10,000 सालों बाद एक बार फिर से ब्रेक थ्रू करने वाला है, लेकिन कैसे? आखिर इसे अचानक से यहाँ पे ऐसा क्या समझ आ गया जो इस बुड्ढे ने यहाँ पे अपने अटके हुए लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया। पर अभी एलिजीतो वहाँ पे बैठा हुआ ये सब सोच ही रहा था कि तभी सेक्लिडा वहाँ पे एक ही झटके के साथ एलिजीतो के पास आकर उसे गले से पकड़कर ऊपर हवा में उठाते हुए उससे पूछता है कि बताओ मुझे, तुम्हें वो ग्रास किसने दी थी? कौन है वो पर्सन है और अभी वो मुझे कहाँ पे मिलेगा? वो पर्सन जो कोई भी है पर बहुत ही ज्यादा खास है, उसे मैं गलती से भी दूसरे के हाथों में नहीं लगने दे सकता। उसे तो यहाँ पे मेरे पास होना चाहिए था और तुम थे कि तुम उसे मेरे हाथों से मरवाना चाहते थे। उसके बाद सीन चेंज होता है, ज़ेंगचेंग पवेलियन हाउस के आउटर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसके बैक यार्ड में और भी काफी ज्यादा खास और स्पिरिचुअल ग्रासेस मौजूद थे। असल में ये वही जगह थी जहाँ पे एसेस्टाजू ने स्नोवेलो को जिंदा किया था और स्नोवेलो को जिंदा होते ही उस जगह ने वहाँ पे एक गार्डन का रूप ले लिया था। वहीं बेचारी स्नोवेलो को तो वहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अभी तक भी जिंदा है, इसलिए वो वहाँ पे खुद को छू छू कर देखते हुए कहती है कि मैं अभी तक भी कैसे जिंदा हूँ। उस स्पेसियल के चलते तो मुझे भी अब तक मर जाना चाहिए था, और ऊपर से ये मेरी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैसे आ गई? मैं खुद को बहुत ही ज्यादा ताकतवर महसूस कर पा रही हूँ। और ये कहते कहते उसकी नजर वहाँ पे अपने सामने खड़े हुए एसेस्टाजू के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखते ही स्नोवेलो को वहाँ पे सारा माजरा समझ आ चुका था। इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से एसेस्टाजू को ग्रीट करते हुए उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, ओ तो ये सब आपने किया है। और ये कहकर स्नोवेलो वहाँ पे एक बार फिर से उसे जिंदा करने के लिए एसेस्टाजू का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन एसेस्टाजू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते, जो देखकर स्नोवेलो वहाँ पे समझ जाती है कि एसेस्टाजू उसे अपनी अधूरी बात जानना चाहते हैं, यानी 10 लाख साल पहले आई उस खतरनाक तबाही के बारे में। और ये समझकर स्नोवेलो भी वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, नाइन्थ रियल्म्स की उस खतरनाक तबाही के बाद हमारे टैलेंट सेट के सभी डिसेबल्स या तो मारे जा चुके थे या अचानक से ही कहीं गायब हो गए थे, जिनका ना तो कोई घर बचा था और ना ही कोई पक्का ठिकाना था। और मुझे तो लगता है कि उन सभी में से बस एक मैं ही जिंदा बची हुई होंगी, जो कि अभी तक भी इस तरह से आपकी आंखों के सामने जिंदा खड़ी है, क्योंकि उस खतरनाक तबाही के बाद सभी ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है कि मेरा कोई भी पुराना दोस्त जिंदा नहीं बचा। और ये कहते हुए बेचारी स्नोवेलो की आंखों से वहाँ पे कुछ आंसू भी निकल जाते हैं, जैसे एसेस्टाजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों में ले लेते हैं। वहीं स्नोवेलो एसेस्टाजू को देखकर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, लेकिन जब मैं आपको अपने सामने देखती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं टैलेंट सेट का पास्ट ही देख रही हूँ। स्नोवेलो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेस्टाजू उसे वहाँ पे उसके आंसू दिखाते हुए कहते हैं कि टैलेंट सेट का जो भी पास्ट था वो तुम्हारे इन आंसू के साथ ही बह गया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि फ्यूचर का टैलेंट सेट कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। अब एसेस्टाजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी स्नोवेलो वहाँ पे और भी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, जबकि एसेस्टाजू वहाँ पे कोल्ड टून में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, तुम मुझे अपने पास्ट के बारे में कुछ बता रही थी, तो बताओ मुझे तुम्हें अपने पास्ट का क्या क्या याद है? जिसपे स्नोवेलो उदास होकर वहाँ पे एसेस्टाजू को जवाब देते हुए कहती है कि मेरी कोई खास अच्छी मेमोरीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सबके बारे में बता
बता देती हो, शायद हो सकता है उससे आपको कुछ मदद मिल सके। और इसी बीच हम वहाँ पे एक और भी बहुत ही अजीब बात नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे स्नो वैलो का मूड वहाँ पे खराब हो रहा था, वैसे वैसे ही चैंगमिंग फेरीलैंड के आसपास का पूरा मौसम भी वहाँ पे चेंज होता चला जा रहा था, जिसकी वजह एसएस टज़ू अच्छी तरह से जानते थे, पर वो उसे इग्नोर कर देते हैं। वहीं स्नो वैलो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए एसएस टज़ू को बताती है कि आज से पूरे 10 लाख साल पहले मैं एंशिएंट ट्रायन इंसेक्ट में पहुंची थी, क्योंकि उस समय हर एक कल्टीवेटर का ट्रायन इंसेक्ट को ज्वाइन करने का सपना हुआ करता था, और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए मैं भी वहाँ पे पहुंच गई। और ट्रायन इंसेक्ट का सिर्फ एक ही असूल था, वो था वफादारी। अगर आप ट्रायन इंसेक्ट के लिए वफादार हैं तो आप जैसे भी हैं आपको ट्रायन इंसेक्ट में शामिल कर लिया जाता था। और उस समय जब मैंने अपनी मास्टर से सवाल करते हुए पूछा था कि मुझे मेरे ट्रायन इंसेक्ट के लिए क्या करना होगा, तो उस समय मेरी मास्टर ने मुझे बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हुए बोला था कि हमारे इस एंशिएंट ट्रायन इंसेक्ट के अंदर कल्टीवेशन लेवल बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, तुम्हें बस ट्रायन इंसेक्ट के बारे में अच्छा सोचते हुए उसके साथ वफादार रहना है, बाकी सब कुछ ट्रायन इंसेक्ट तुम्हें खुद ही दे देगा, क्योंकि हमारा ट्रायन इंसेक्ट खुद चूज करता है कि कौन इसके अंदर रहने के काबिल है या नहीं। अब तुम ट्रायन इंसेक्ट की डिसेबल बन पाती हो या नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम दिल की कितनी ज्यादा साफ हो। खैर उसके बाद मैं काफी हजारों सालों तक ट्रायन इंसेक्ट में ही रही, पर इस बीच मैंने एक बार भी मास्टर जोजियान को वहाँ पे नहीं देखा। पर एक दिन हमें अचानक से ही बताया गया कि मास्टर जोजियान हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, और जिस दिन मास्टर जोजियान ने आना था उस दिन हमारे ट्रायन इंसेक्ट के सभी डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि सभी ने मास्टर जोजियान के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, और उस समय उन्हें एक नजर देख पाना भी हम अपनी खुशकिस्मती समझते थे। लेकिन जिस दिन मास्टर जोजियान आने वाले थे उस दिन मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब फीलिंग आ रही थी। और जब मास्टर जोजियान अचानक ही हमारे ट्रायन इंसेक्ट में पहुंचे तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे, और उनकी आंखों से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा था। और देखते ही देखते उन्होंने अचानक ही वहाँ पे अपनी खतरनाक एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था। लेकिन इससे आगे बेचारी स्नो वैलो वहाँ पे एसएस टज़ू को कुछ भी बता पाती। अचानक ही उसे अपने सर के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, और ऊपर से उसके आसपास का ऑरा वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक होता चला जा रहा था। इवन हम देखते हैं कि उसकी आंखों का कलर भी पूरी तरह से चेंज हो जाता है, जो देखकर एसएस टज़ू भी वहाँ पे इस सब के बारे में पता लगाने के लिए और उसी के साथ साथ स्नो वैलो को वहाँ पे शांत करवाने के लिए अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा वहाँ पे स्नो वैलो की बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जो कि जैसे ही वहाँ पे स्नो वैलो की बॉडी के अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि पहले तो धीरे धीरे स्नो वैलो वहाँ पे शांत होने लगती है, पर अचानक से उसकी बॉडी से निकल रहा और वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक होना शुरू हो चुका था। वहाँ पे चारों तरफ बादल आ चुके थे, और ऊपर से स्नो वैलो की बॉडी से निकल रहे और को महसूस करके एसएस टज़ू भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे, क्योंकि ये पहली बार था कि कोई एनर्जी एसएस टज़ू की डिवाइन सुप्रीम एनर्जी को रेसिस्ट कर रही है। जबकि हम देखते हैं कि स्नो वैलो की बॉडी से निकलने वाला वो खतरनाक डेडली और वहाँ पे बढ़ता ही चला जा रहा था, और देखते ही देखते उसने पूरे चैंगमिंग फेरीलैंड को वहाँ पे कवर कर लिया था, जो देखकर एसएस टज़ू भी वहाँ पे सीरियस होकर कोल्ड टोन में उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कौन हो तुम। लेकिन एसएस टज़ू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो और वहाँ पे और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और ऊपर से वो डेडली और जिस किसी का भी था उसे एसएस टज़ू काफी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा था, इसलिए वो डेडली और वहाँ पे अचानक ही वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जायंट डेमोनिक बीस्ट का रूप लेते हुए जल्दी से एसएस टज़ू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे रोकने के लिए एसएस टज़ू भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक जायंट स्पिरिचुअल हैंड को समन कर लेते हैं, जिसके साथ ही उन्होंने वहाँ पे उस खतरनाक डेमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक भी कर दिया था। और एसएस टज़ू के इस खतरनाक अटैक के बाद हम देखते हैं कि न सिर्फ वो जायंट डेमोनिक बीस्ट वहाँ पे मारा जा चुका था, बल्कि उसी के साथ साथ वो पूरा डेडली और भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। पर सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि आज पहली बार एसएस टज़ू को किसी का मुकाबला करने के लिए अपने पूरे एक हाथ का इस्तेमाल करना पड़ा था, वरना आज से पहले तो वो अपने सिर्फ एक फिंगर का ही इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया करते थे। और ऊपर से हम देखते हैं कि इस खतरनाक टकराव के साथ ही चैंगमिंग फेरीलैंड का पूरा मौसम ही वहाँ पे चेंज हो चुका था, और ये सब हुआ था एसएस टज़ू की डिवाइन सुप्रीम ऑरा और उस डेडली ऑरा के आपस में टकराने की वजह से। जबकि जैसे ही वो डेडली ऑरा वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है तो स्नो वैलो भी अचानक ही वहाँ पे अपने घुटनों पे आते हुए वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाती है। लेकिन अभी बेचारी स्नो वैलो को वहाँ पे बेहोश हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि उसे वहाँ पे एक बार फिर से अपने सर में पेन होना शुरू हो जाता है, और अचानक ही वो अपना सर पकड़कर ऊपर उठते हुए कहती है मुझे अपने सर में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, और मुझे मेरे पास्ट का कोई याद क्यों नहीं आ रहा, आखिर यहाँ पे ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। और ये कहते हुए स्नो वैलो की नजर वहाँ पे एसएस टज़ू के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। जबकि जैसे स्नो वैलो की नजर वहाँ पे एसएस टज़ू के ऊपर पड़ती है तो एसएस टज़ू को उसने वहाँ पे एक ही झटके में पहचान लिया था। और जब स्नो वैलो एसएस टज़ू से इस सब के बारे में पूछती है तो एसएस टज़ू कोल्ड टोन में उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि तुम्हारी सारी पुरानी मेमोरीज को मिटाया जा चुका है। असल में जब उस खतरनाक डेडली ऑरा ने वहाँ पे एक जायंट डेमोनिक बीस्ट का रूप लेते हुए एसएस टज़ू के ऊपर अटैक किया था, तो इसी बीच मौके का फायदा उठाकर उस डेडली ऑरा ने वहाँ पे स्नो वैलो की पुरानी सारी मेमोरीज को मिटा दिया था, जिसका तो सिर्फ एक ही मतलब निकल रहा था कि कोई तो है ऐसा जो कि ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि एसएस टज़ू एंशिएंट ट्रायन इंसेक्ट के पास्ट के बारे में जाने। असल में आप में से काफी सारे दोस्त मुझसे सवाल करते हुए पूछते रहते हैं कि एसएस टज़ू के माता पिता कौन है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको
आपको बता दूं कि अभी तक इस बारे में एसेट टजू खुद भी कुछ नहीं जानते, क्योंकि अभी तक उनसे भी उनके पास कुछ छुपा के रखा गया है। उन्हें बस कुछ मेन बातें ही याद है, जैसे कि लिंग जू उनका भाई है और मास्टर जू जियान उनके मास्टर है। पर इसके अलावा एसेट टजू को भी अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता, और अपने इसी पास्ट के बारे में पता लगाने के लिए तो वो यहाँ पे भटक रहे हैं कि आखिर 10 लाख साल पहले हुआ क्या था जो मास्टर जू जियान को इस तरह से मुझे छुपा के रखना पड़ा, और वो अभी तक भी मुझे पास्ट के बारे में कुछ नहीं बता रहे। मुझे उम्मीद है अब आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। वहीं एसेट टजू को भी आज बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ पे कोल्ड टून में खुद से ही कहते हैं कि सिर्फ मुझसे पास्ट को छुपाने के लिए उन्होंने एंशिएंट टैलेंट सेट के सभी डिसेबल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। हजारों लाखों साल गुजर गए, लेकिन अभी तक भी वो सील वैसी की वैसी ही है। आखिर कौन हूँ मैं, और कैसे मैं गॉड लेवल की पावर्स को समन कर पाता हूँ, और आज मैंने जाइंट डेमोनिक बीस्ट का सामना करने के लिए जिस गॉड पाम टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो मैंने कब और कहां से की। आज पहली बात था जो एसेट टजू वहाँ पे खुद के बारे में खुद से ही सवाल पूछ रहे थे, और भले ये सवाल हमारे सामने पहली बार आया है, लेकिन वो ये सवाल खुद से काफी बार पूछा करते थे कि आखिर वो दूसरों से इतने ज्यादा अलग क्यों हैं, और उनके अंदर इतनी ज्यादा पावर आती कहां से है। इन सारे सवालों के जवाब भी कहीं न कहीं उनके पास्ट और मास्टर जू जियान के साथ ही जुड़े हुए थे, जिससे एसेट टजू किसी भी हालत पर पता लगाना चाहते थे। वहीं एसेट टजू की सारी बातें सुनकर स्नो वेलो वहाँ पे एसेट टजू के पास आकर उनसे सवाल करते हुए पूछती है, लेकिन आज से 10 लाख साल पहले किसी ने सिर्फ आपसे सारा पास्ट छुपाने के लिए इतना कुछ क्यों किया होगा, और क्या उन्होंने 10 लाख पहले ये सोच लिया था कि आगे चलकर ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए उन्होंने टैलेंट सेट के सभी डिसेबल्स के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। इसका मतलब है कि ये काम जिस किसी का भी है वो कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता। इतनी बड़ी प्लानिंग के पीछे किसी का बहुत ही बड़ा हाथ होने वाला है। लेकिन अभी स्नो वेलो वहाँ पे ये सब बोल ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे शेंगवांग सेट की स्पेसशिप वहाँ पे पहुंच जाती है। वहीं एसेट टजू और उस टेडली और के आपस में टकराने की वजह से चैंगमिंग फेरीलैंड का पूरा आसमान ही उड़ चुका था। उसे देखकर सेक्ट लीडर भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये चैंगमिंग फेरीलैंड के स्काई के साथ क्या हो गया, जिसपे एल्डर जीतू वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर एसेट टजू की तरफ इशारा करते हुए अपने सेक्ट लीडर को बताता है, सेक्ट लीडर यही है वो पर्सन है जिसने हमारे चैंगमिंग फेरीलैंड का ऐसा हाल किया है, और हो ना हो इस आसमान को चेंज करने के पीछे भी इसी पर्सन का हाथ रहा होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसेट टजू तो अभी तक भी वहाँ पे अपने उसी हाथ को ही देखते हुए अपने सवालों का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे थे, पर उनका हर एक सवाल जाकर उनके पास से ही कनेक्ट हो रहा था। वहीं सेक्ट लीडर वहाँ पे गुस्से से एसेट टजू से सवाल करते हुए पूछता है, क्या यहाँ पे मौजूद सारी ग्रासेस को तुमने प्लांट किया है? अगर वाकई ऐसा है तो तुम्हारा टैलेंट तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है, और तुम्हारे इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के चलते तो तुम्हें मेरे शेंगवांग सेट का हिस्सा होना चाहिए था। पर अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई। अगर तुम मेरी बात मानते हुए मेरे शेंगवांग सेट को ज्वाइन कर लेते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमारी शेंगवांग सेट का नया चीफ लीडर भी बना दूंगा। तुम्हें बस मुझे रिपोर्ट करते हुए मेरे लिए काम करना होगा, जिसके चलते न सिर्फ तुम हमारे शेंगवांग सेट के हर एक रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाओगे, बल्कि उसी के साथ साथ काफी ज्यादा पैसा भी कमा पाओगे। जबकि सेक्ट लीडर की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर जीतू को तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो तो एसेट टजू से बदला लेना चाहता था, लेकिन सेक्ट लीडर तो उसे अपने शेंगवांग सेट में शामिल करने की बात कर रहे थे। वहीं सेक्ट लीडर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए एसेट टजू से कहता है, और ये सब तुम्हें देने के बाद तुम्हें बस मेरे लिए एक ही काम करना होगा, अपने दिल और सोल को मेरे हवाले करते हुए मेरे लिए इन ग्रासेस को उगाना होगा, और मेरी यानी शेंगवांग सेट के गॉड की सेवा भी करनी होगी। अब अचानक ही वहाँ पे गॉड नाम सुनकर एसेट टजू का गुस्सा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एसेट टजू को वहाँ पे पता चल चुका था कि उनके दुश्मन कोई और नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर गॉड्स होने वाले हैं। तभी तो मास्टर जू जियान भी एसेट टजू को उनके बारे में नहीं बता रहे थे, और उन्हीं गॉड्स के ऊपर गुस्से की वजह से हम देखते हैं कि अचानक एसेट टजू की आंखों का कलर वहाँ पे चेंज हो जाता है, और सिर्फ वो कोड लुक से वहाँ पे सेक्ट लीडर की तरफ देखते हैं, जहाँ उनके देखने से ही हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पे सेक्ट लीडर की बॉडी वहाँ पे राख में बदलने लगी थी, जिसका मतलब था कि धीरे धीरे उसकी एग्जिस्टेंस ही इस वर्ल्ड से खत्म होती चली जा रही थी। शेंगवांग सेक्ट 9 रियल्म्स का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और जाना माना सेक्ट था, और उसका सेक्ट लीडर जो कि खुद को एक गॉड समझता था, उसे एसेट टजू ने यहाँ पे ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया था जैसे ये सब एसेट टजू के लिए बस बच्चों का खेल हो। खैर शेंगवांग सेट को ठिकाने लगाने के बाद एसेट टजू वहाँ पे स्नो वेलो के साथ उनकी स्टारशिप के ऊपर आ जाते हैं, और उस स्टारशिप में आती है एसेट टजू वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं कि शेंगवांग सेट का गॉड तो मारा जा चुका है, और अब बारी है अगले गॉड की। और ये कहकर एसेट टजू वहाँ पे उस स्टारशिप से होते हुए अपनी गॉड किलिंग मिशन की अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जबकि हम देखते हैं कि शेंगवांग सेट के डिस्ट्रॉय होने की खबर वहाँ पे 9 रियल्म्स के अंदर आग की तरह फैल चुकी थी, और इसी बीच हमें लोंगजियाओ गेट हाल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक डिसेबल बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए पहुंचता है, और सीधा वहाँ पे अपने मेंशन के मेन हाल की तरफ भागने लगा था, जहाँ साथ साथ वो चिल्लाते हुए ये भी कह रहा था, हाँ लीडर मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूँ। और ये कहते हुए वो डिसेबल वहाँ पे लड़खड़ाते हुए मेन हाल के अंदर पहुंचता है, जहाँ अपने डिसेबल की ऐसी हालत देखकर हाल लीडर वहाँ पे गुस्से से उसे कहता है कि आखिर तुम इस तरह से इतनी ज्यादा हड़बड़ी में क्यों हो। वो हाल लीडर जिसका नाम जाओ टियान था, वो वहाँ पे बहुत ही शांति के साथ अपने उस डिसेबल से कहता है, क्या तुम हमारे लोंगजियाओ गेट हाल की रूल्स को भूल चुके हो? चाहे कुछ भी हो जाए हमें हर हाल में खुद को शांति रखना चाहिए। अब अपने हाल लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डिसेबल भी वहाँ पे
जल्दी से खुद को शांत कर लेता है, जो देखकर हाल लीडर वहाँ पे अपने उस डिसेबल की तारीफ करते हुए कहता है, ये हुई ना बात, तुम्हें ये बात अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए कि हम लोग सेंट्रल रीजन के सबसे बड़े सेक्ट से बिलोंग करते हैं और ऊपर से सेंट्रल रीजन के पूरे ए गेट हाल को भी संभालते हैं, इसलिए हमारे लोंगजियाओ सेक्ट से ऊपर कोई भी नहीं है। तो तुम्हें हमेशा शांति के साथ ही काम लेना चाहिए, चाहे तुम्हारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए। ओके ठीक है, तो अब बताओ मुझे कि तुम लोअर डोमेन से क्या खबर लेकर आए हो, जिसने तुम्हें भी इस तरह से बुखला दिया था। जिसपे वो डिसेबल वहाँ पे बहुत ही शांति के साथ जवाब देते हुए अपने हाल लीडर को बताता है कि लोअर डोमेन के 9 रियल्म्स के अंदर मौजूद सबसे पावरफुल और बड़ा सेक्ट शेंगुआंग सेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब ये सुनकर हाल लीडर को भी वहाँ पे इतना बड़ा झटका लगता है कि वो भी जल्दी से अपनी जगह पे खड़ा होते हुए हड़बड़ा जाता है और वो ऑलमोस्ट वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने उस डिसेबल से कहता है, क्या कहा तुमने, शेंगुआंग सेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिसपे वो डिसेबल अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि आपने बिल्कुल सही सुना, और न सिर्फ शेंगुआंग सेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है बल्कि किसी ने शेंगुआंग सेक्ट के सारे रिसोर्सेज के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। अब अपने डिसेबल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा हाल लीडर तो वहाँ पे और भी ज्यादा बुखला चुका था और वो वहाँ पे परेशानी के साथ इधर उधर टहलने लगा था, जो देखकर वो डिसेबल भी वहाँ पे अपने हाल लीडर के मजे लेते हुए उनसे कहता है, हाल लीडर आपको इस तरह से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको यहाँ पे बहुत ही शांति के साथ इसके हाल के बारे में सोचना चाहिए। जिसपे हाल लीडर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए अपने उस डिसेबल से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। शेंगुआंग सेक्ट शेनवी सेक्ट से एफिलिएटेड था, यानी शेनवी सेक्ट की एक शाख थी और शेंगुआंग सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का मतलब है कि हमारे सेंट्रल रीजन के तीनों बड़े क्लास के साथ जंग का ऐलान करना। इसी बीच बाकी दोनों सेट के हाल लीडर भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जो कि हड़बड़ाते हुए स्पिरिट फार्म में वहाँ पे आए थे और वो दोनों ही वहाँ पे हाल लीडर से कहते हैं कि हम उस पर्सन के बारे में पता लगा चुके हैं जिसने शेंगुआंग सेट के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय किया है। वो पर्सन डाउ इमोर्टल डोमेन से बिलोंग करता है। हमने जब उसके बारे में अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि वो चैंगमिंग फेरीलैंड में अकेला ही आया था, जिसका नाम जू यंग है। और ये कहकर उनमें से एक हाल लीडर जिसका नाम ली मेंग था, वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, हमारा सेक्ट सेंट्रल रीजन का सबसे बड़ा सेक्ट है और हमारे उसी सेक्ट से शेंगुआंग सेक्ट बिलोंग करता था और मुझे तो लगता है कि शेंगुआंग सेक्ट को सिर्फ इसलिए डिस्ट्रॉय किया गया है कि हमारा दुश्मन हमें पैगाम देना चाहता था। मुझे लगता है ये लड़का जू यंग जो कोई भी है, इसे हमारे दुश्मनों का सपोर्ट है, क्योंकि आज से पहले इस लड़के जू यंग का नाम हमने कभी भी नहीं सुना और भला एक इतना मामूली सा दिखने वाला लड़का अकेले ही पूरे शेंगुआंग सेक्ट को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है। नहीं, मुझे तो इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, जरूर उसके पीछे किसी और का भी हाथ है। अपने उन साथियों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हाल लीडर ज़ाओटियान भी वहाँ पे सोच में पड़ जाता है और वो उनसे कहता है कि तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो, भला एक अकेला पर्सन है पूरी सेट को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसा कुछ तो हमारे जैसे मान मास्टर्स भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है जरूर हमारे दुश्मन इस जू यंग का इस्तेमाल करते हुए हमारे खिलाफ जंग स्टार्ट करना चाहते हैं। वो इस लड़के जू यंग को बलि का बकर बनाते हुए आगे कर रहे हैं ताकि वो पीछे से अपने प्लान को अंजाम देते हुए हमारे ऊपर अटैक कर सके और हमें इस सब के बारे में भनक भी ना लगे। अगर सचमुच ऐसा है तो ये हमारे सेंट्रल रीजन के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा प्लान होने वाला है। हाल लीडर ज़ाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके दोनों साथी भी वहाँ पे उससे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि अब हमें भी बैटलफील्ड के अंदर अपने पत्ते फेंक देने चाहिए और उसके लिए सबसे पहले हमें उस लड़के जू यंग को ही पकड़ना चाहिए जिसे हमारे दुश्मन इस गेम का सबसे बड़ा मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। और सेंट्रल रीजन की इसी खतरनाक प्लानिंग के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।